नमस्कार साथियों, रीट 2021 एसएसटी के लिए हम कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है ग्लोब। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया, वहाँ से भी आप सीधा देख सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी किए हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, आज हम अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। देखिए, पाठ का नाम भी ग्लोब है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो सकता है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। पृथ्वी की यह आकृति क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की आकृति क्या कहलाती है? आंसर है भू-आब, जिसको बोलते हैं जियोड या पृथ्व्याकार, ऑबलेट, एलिप्सॉइड। तो ये याद रखें आप। देखिए, पृथ्वी की आकृति आप सभी ने देखी होगी। पृथ्वी जो है वो गोल मानी जाती है, लेकिन पूर्णतः पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। तो पृथ्वी जो पूर्ण रूप से गोल नहीं है, आप सभी को मालूम होगा। ये बीच में यहाँ से देखिए, ये तो उभरी हुई है दोनों तरफ से, लेकिन जो इसके जो ये ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये धसे हुए हैं, इसलिए ये गोल नहीं है। तो इस आकृति को क्या कहा जाता है? भू-आब या पृथ्व्याकार। तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है? भूमध्यवर्ती व्यास, तो ये इसका आंसर होगा 12,756.6 किलोमीटर। देखिए, भूमध्यवर्ती व्यास क्या होता है, इसको देखिए आप। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, तो ये यहां से यहां तक जो इसका व्यास है, यानी कि भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री को बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को। तो ये जो यहां से यहां तक जो इसकी दूरी है, इसको ये कितनी है? 12,756.6 किलोमीटर। तो ये याद रखें आप। नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है कक्षा 6 की पुस्तक से लिए हैं और अच्छे क्वेश्चन ये हो सकते हैं। यहाँ से आपको, इससे बाहर आपको रीट में कुछ नहीं मिलेगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? और ये आपके सिलेबस में भी लगी हुई है, स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय, ध्रुवों से जो ध्रुवों की दूरी है, तो 12,714। सही आंसर क्या होगा? 12,714। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये पृथ्वी है अपनी, तो ये यहां से यहां तक तो कितनी है? 12,756.6, ऐसे करके। और ऐसे जो है ये दूरी, ये है 12,714। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पृथ्वी है, ये पूर्व से पश्चिम तो जो है इसकी दूरी ज्यादा है, और उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी कम है। यानी कि इसके जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आपस में धसे हुए हैं। और इसका जो बीच का गैप है, यानी कि जब हम इस 12,756 में से 12,714 घटाते हैं तो लगभग 43 किलोमीटर का अंतर ये आता है। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? भूमध्य रेखीय परिधि, तो ये है लगभग 40,075 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है, तो ये इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो ये लगभग 40,008 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। पृथ्वी के भू-आभीय आकार का पता सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री द्वारा लगाया गया? पृथ्वी के भू-आभीय आकार, देखिए पृथ्वी को अभी हमने पढ़ा था कि इसकी आकृति जो है भू-आभ या पृथ्व्याकार है। तो इस आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कौन थे वो? फ्रांस के जा रिचहर नामक एक क्या थे? खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पता लगाया था। कहाँ के थे? फ्रांस के। और कब लगाया था? सन 1671 में। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी बांटती है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये है, आंसर होगा विषुवत रेखा। देखिए, ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ से जो 0 डिग्री अक्षांश जाती है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये आप याद रखें। वैसे भी आप सभी को ये तो मालूम होगा ही। नेक्स्ट है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है?
देखिए 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी को अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको तो कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर को मानक रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। देखिए अक्षांश और देशांतर तो आप सभी जानते होंगे। देखिए ये पृथ्वी है, तो इसमें जो ऐसे जो रेखाएं हैं ये ऐसे करके, ये तो है अक्षांश, और जो ये ऐसे रेखाएं होती हैं ये कौन सी हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये भी आप सभी को मालूम होगा। तो इस तरह से एक जाल बना हुआ है। तो अक्षांश और देशांतर आप सभी को मालूम होगा। तो जो ये 0 डिग्री देशांतर है इसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा या मानक रेखा। तो आगे देखिए, अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी मित्रों तक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है भारत का मानक समय निर्धारित करता है। तो भारत का मानक समय कितना है? तो इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है भारत के स्थानीय समय का पता लगाने के लिए आपको ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो भारत के स्थानीय समय को अगर हमें पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो ग्रीनविच जो रेखा का समय है उसमें 5.5 घंटे जोड़ने पड़ेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? 5.5 घंटे। आगे देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितनी है? देखिए पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक तो परिक्रमण और एक परिभ्रमण। जो परिभ्रमण है वो तो लगभग 23 घंटे 56 मिनट यानी लगभग 24 घंटे है, और जो परिक्रमण जो अवधि है वो है 365 दिन 6 घंटे। अब इसको समझें आप। चलिए एक बार आगे क्वेश्चन देखिए फिर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिवर्ष या लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन समझने का फर्क है, पता सबको है आपको। अधिवर्ष या लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो सही आंसर होगा प्रत्येक 4 वर्ष बाद, यानी कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। अब हर 4 वर्ष कब? प्रत्येक 4 साल बाद में जो है लीप वर्ष आता है, लेकिन वो प्रत्येक साल होंगी कब? आप 2021 से जोड़िए 4, तो क्या होगा? क्या नहीं होगा? ये आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, आप लीप वर्ष के हिसाब से चलेंगे, लीप ईयर। जैसे 2020 हमारा क्या था? लीप ईयर था, लीप वर्ष था। इसमें आप 4 जोड़िए, यानी कि 2024 अब जो आएगा वो क्या आएगा? लीप ईयर, लीप वर्ष आएगा। इसके बाद में फिर 2024 में फिर 4 जोड़िए 28, यानी कि जो लीप वर्ष आया है उसमें अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 4 वर्ष जो बाद जो समय आएगा वो लीप वर्ष होगा। ये नहीं कि आप आज से गिनने लग गए, बोले मैंने तो 4 साल बस ये पढ़ लिया, आज 2021 के बाद मैं 4 जोड़ूंगा 25, नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। लीप वर्ष में 4 वर्ष आप जोड़ेंगे तो हर 4 साल बाद में आपको लीप वर्ष मिलेगा, जैसे 2012, 2016 और 2020। अब ये जो लीप वर्ष होता है इसमें एक दिन जो है आपका अधिक होता है। जैसे फरवरी, इसमें बाकी जो डे होते हैं उसमें, बाकी जो ईयर होती है उसमें 28 दिन का होता है, लेकिन जो लीप वर्ष होता है इसमें 29 डेज का होता है, यानी कि 29 दिन का होता है। ये एक दिन कहाँ से बढ़ा? देखिए अभी ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि जो परिक्रमण अवधि है वो 365 दिन 6 घंटे। देखिए एक साल में 6 घंटे पृथ्वी चली, 2 साल में कितने हो गए? 12 घंटे बढ़ गए, 3 साल में कितने हो गए? 18 घंटे, और 4 साल में कितने हो गए? 24 घंटे, और 24 घंटे होते एक दिन बन गया। तो इसलिए हर 4 साल बाद में एक दिन बढ़ जाता है। तो इसलिए फरवरी जो है ये 28 दिन के बजाय 29 दिन की हो जाती है। तो ये याद रखें आप। इसको 365 से 1/4 भी बोल सकते हैं, या 365 दिन 6 घंटे, जैसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री के कोण बनाती है। ये भी आप याद रखें। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आपको 4 विकल्प यहां पर दे दें तो ये बहुत गड़बड़ कर देता है। देखिए विषुवत रेखा यानी कि
0 डिग्री अक्षांश पर जो है सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ेंगी। तो ये स्थिति 2 बार होती है साल में, एक साल में 2 बार। कब? एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। देखो इसको समझो थोड़ा। जैसे ये अपनी पृथ्वी है और ये अपनी क्या है, विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। अब सूर्य मान लीजिए अपना यहां पर है ये, तो सूर्य की किरणें जो ये एक और देख लीजिए लाइन, ये कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा। तो सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी 21 तारीख को, वो ऐसे ऐसे पड़ेंगी यहां तक। तो ये स्थिति कब होती है? 21 मार्च को। अब सूर्य 21 मार्च को यहां है, तो सूर्य धीरे धीरे ऊपर गया। वापस देखिए, जब ये 21 मार्च को यहां था, 21 मार्च को, अब सूर्य जो है यहां से चला गया कब? ऊपर। तो मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने जोड़ो तो 3 महीने बाद में कितने आए? 21 जून। तो 21 जून को जो है कहां चला गया? कर्क रेखा पर। यानी कि अब जो है कर्क रेखा पर क्या पड़ेगा? सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा। जून के बाद में फिर 3 महीने जोड़ो, ये सीधा आ जाएगा यहां से कब? 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को फिर यहां पर ये विषुवत रेखा पर आ जाएगा। तो इस तरह जो ये है, साल में 2 स्थिति होती है जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी चमकती हैं, और जब ये विषुवत रेखा पर होता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। ये आप याद रखें। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती हैं। तो ये अभी हमने समझा था, कर्क रेखा पर जो किरणें हैं वो 21 जून को चमकती हैं, और इस दिन यहाँ पर जो है अधिक गर्मी होती है। नेक्स्ट है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे कब गिरती हैं। तो मकर रेखा पर कब गिरती हैं? 22 दिसंबर। देखिए एक साल की अगर हम पूरे सिस्टम को इसको समझें, एक बार वापस से देखिए, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये अपनी कर्क रेखा है, और ये आर्कटिक रेखा है, और फिर ये मकर रेखा है, और ये अंटार्कटिक रेखा है। तो इस तरह से अगर हम इसको समझें तो कर्क रेखा पर 0 डिग्री पर तो 2 स्थिति हो गई, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया 21 जून पर कर्क रेखा पर, है ना, और 21 जून के बाद में 23 सितंबर को ये वापस आ गया। अब ये 23 सितंबर के बाद में 22 दिसंबर को आ गया कहां पर? मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर जो है सूर्य सीधा है, तो यहां पर क्या होगा? कर्क रेखा पर अधिक सर्दी पड़ेगी, और यहां पर क्या होगा? गर्मी। तो क्योंकि सूर्य यहां पर है, तो इस तरह से आप याद रखें। तो ये एक साल की पूरी जो है क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया सूर्य का। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, ये सारे फैक्ट जो हैं बहुत अच्छे हैं, और ये कक्षा 6 की पुस्तक अध्याय नंबर 4 से लिए हुए हैं, और रीट में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और ये सारे टॉपिक आपके लगे हुए हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का इसी साल नया टॉपिक सिलेबस में आपको ऐड किया है। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% मिलेगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का। तो नेक्स्ट देखिए, जब पृथ्वी व सूर्य के मध्य जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तब कौन सा ग्रहण होता है। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण लग जाएगा? सूर्य ग्रहण। ये याद रखें। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। तो ये भी आप याद रखें, अमावस्या को यही स्थिति होती है। कब? सूर्य ग्रहण की। ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन मिलेंगे पूर्णिमा, अमावस्या, दोनों, या दोनों ही नहीं। तो ये सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को होता है। देखिए ये कैसे होता है। सूर्य ये है, सूर्य स्थिर है, और मान लीजिए पृथ्वी ये है। तो ये जब पृथ्वी यहाँ चल रही है और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो जो सूर्य की जो किरणें है वो यहाँ पर पड़ेंगी, तो इसलिए पृथ्वी पर क्या होगा? अंधेरा। तो ये क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। तो ये याद रखें आप। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में क्या आ जाता है? चंद्रमा, जब तो सूर्य ग्रहण होगा, और यह स्थिति कब होती है? अमावस्या को। आगे देखिए, नेक्स्ट है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तब कौन सा ग्रहण होता है? तो ये होता है चंद्र ग्रहण, और यह स्थिति कब होती है? पूर्णिमा को। तो ये भी आप याद रखें। तो ये स्थिति होती है पूर्णिमा को। अब ये कैसे हुआ? ये हमारा सूर्य है और ये चंद्रमा है, पृथ्वी चक्कर लगाते सूर्य के पास यहां आ गई, तो अब जो है ये सारी रोशनी जो है पृथ्वी पर पड़ेगी, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो ये कब होगा? ये होगा पूर्णिमा को। देखिए चांद को ग्रहण कब लगेगा? जब चांद होगा। ये भी याद रखें आप। चंद्र ग्रहण के दिन चांद जरूर होगा, यानी कि चंद्रमा का उपस्थित होना बहुत जरूरी है।
और चंद्रमा उपस्थित कब होता है? पूर्णिमा को। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा उपस्थित होगा। और चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा को। अमावस्या को चंद्रमा नहीं होता है। तो इसलिए भी ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहते हैं और वार्षिक गति को परिक्रमण गति भी कहते हैं। जो दैनिक गति घूर्णन गति होती है, इससे दिन और रात बनते हैं, और परिक्रमण गति से क्या बनते हैं? ऋतुएं। तो ये था साथियों इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं, ये सारे पार्ट से लिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ जो अभ्यास प्रश्न है वो। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप अभी के अभी लाइक जरूर प्रेस करें, और अगर किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो देखिए साथियों, ये अब हम आ चुके हैं अभ्यास प्रश्नों पर। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी शब्दावली। शब्दावली में दिया है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? देखिए, किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति। कोई भी पिंड है हमारे इस ब्रह्मांड में, तो वो पिंड अपनी शक्ति से हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। तो ये क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट है मानक समय। ये मानक समय क्या होता है? किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय। देखिए, अपने अपने जो देश हैं उनका अपना अपना एक मानक समय होता है। तो वो जो समय होता है, वो जो जिस देशांतर रेखा को माना गया है, वो क्या कहलाता है? उनका मानक समय। जैसे हमारे देश का कितना है? 82.5 डिग्री। नेक्स्ट है तिथि रेखा। तिथि रेखा क्या होता है? 180 डिग्री देशांतर, यानी कि नए दिन की शुरुआत का स्थान क्या कहलाता है? तिथि रेखा कहलाता है। तो ये शब्दावली भी आप याद रखें। आगे देखिए, आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन है, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहला लिया था कि एक रेखा ऐसी है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। ऑप्शन है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और ग्रीनिच रेखा। तो देखिए, जैसे ये अपनी पृथ्वी है और यहां पर हम खींच देते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और ये हमारा कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो कौन सी रेखा है वो? तो इसका आंसर होगा विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक अधिवर्ष, अधि का मतलब अधिक से लगा लीजिए कि एक वर्ष में अधिक वर्ष, जो अधिक दिन होगा वो कौन सा होगा? तो एक दिन अधिक हो जाएगा, उसको अधिवर्ष कहेंगे, यानी कि 366 दिन का क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए, रिक्त स्थान पूछे जा सकते हैं। आप ये ऐसा ना सोचें कि रिक्त स्थान नहीं आएंगे, रिक्त स्थानों से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं और 4 ऑप्शन आपको वहां मिल जाएंगे। पृथ्वी की भूमध्यवर्ती व्यास से, पृथ्वी का जो भूमध्यवर्ती व्यास है वो किसके व्यास से अधिक है? तो ये आप सभी को हमने शुरू में बताया था कि जो पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास जो है वो ध्रुवीय व्यास से अधिक है, यानी कि ध्रुवों के बीच में दूरी कम है और भूमध्य जो बीच का इसका जो भाग है वो कहीं ज्यादा है। तो इसमें क्या आएगा? ध्रुवीय व्यास। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। पृथ्वी खाली जगह से प्रकाश प्राप्त करती है, तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। 21 जून को सूर्य की किरणें खाली जगह रेखा पर गिरती हैं। तो ये हमने आपको बता दिया था, 21 जून को कहां चमकती हैं सूर्य की किरणें? बिल्कुल कर्क रेखा पर। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके जितने भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, जो कथन बने हैं, वो सारे हमने आपके सामने रख दिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। रीट 2021 में आपको जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।